हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अध्याय पूर्व मध्यकालीन बिहार पाल वंश से संबंधित है। यह बिहार के इतिहास का 9वां भाग है। इससे पूर्व 8वें भाग में आपने देखा कि गुप्त वंश के अंत के उपरांत मगध में परवर्ती गुप्त शासकों का शासन था। इसी क्रम में पुष्यभूति वंश के एक महान चक्रवर्ती शासक हर्षवर्धन का उदय हुआ, जिसने पुनः उत्तरी भारत को एकीकृत कर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। परंतु हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ ही भारत में पुनः राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त हो गई और विशाल साम्राज्य कई खंडों में पुनः विघटित हो गया और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग स्वतंत्र शासक शासन करना प्रारंभ कर दिए और उन्हीं के मध्य मगध में पाल वंश का उदय हुआ। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में मगध में पाल वंश का अभ्युदय हुआ। पाल वंश के प्रथम शासक या संस्थापक के रूप में गोपाल का विवरण मिलता है। इसने 743 ईस्वी में पाल वंश का स्थापना किया और 750 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया, जो कि 770 ईस्वी तक चला। गोपाल ने अपनी राजधानी उदंतपुर को बनाया। वर्तमान में उदंतपुर को बिहार शरीफ कहा जाता है, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। आप यह क्षेत्र देख सकते हैं। यह नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ, जिसे गोपाल ने पाल वंश की राजधानी बनाया था। इससे पूर्व अभी तक प्राचीन बिहार में देखा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था, जो अब स्थानांतरित होकर या गोपाल द्वारा बिहार शरीफ को महत्व दिया गया। गोपाल ने मगध, मिथिला और बंगाल को मिलाकर एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। गोपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। इसने नालंदा के नजदीक उदंतपुरी नामक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। साथ ही साथ नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय के तर्ज पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप चित्र में देख सकते हैं, यह उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना गोपाल ने किया था। 27 वर्ष तक राज करने के उपरांत 80 वर्ष के उम्र में गोपाल का निधन हो गया और उसके उपरांत उसका पुत्र धर्मपाल उत्तराधिकारी बना। धर्मपाल 770 ईस्वी में मगध की गद्दी पे बैठा। यह पाटलिपुत्र में विजय स्कंधावर की स्थापना किया। धर्मपाल ने कनौज विजय किया और विजय के उपरांत चक्रयुद्ध को वहां का शासक नियुक्त किया। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो कन्नौज के कारण ही त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप में कन्नौज का त्रिस्तरीय युद्ध के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। तत्कालीन समय में कन्नौज एक महत्वपूर्ण नगर था। यह गंगा नदी के किनारे स्थित व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता था। साथ ही साथ गंगा यमुना के द्वाब में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र भी था। फलतः अलग अलग शासक इस पे अपना शासन स्थापित करना चाह रहे थे और उस समय जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था तो उत्तर बिहार के प्रतीक के रूप में यह जाना जाता था, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज में स्थापित किया। हर्षवर्धन के उपरांत प्रायद्वीपीय भारत में 3 शासक या 3 शक्ति थी। पहला गुजरात में प्रतिहार शासक, दूसरा दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासक और बंगाल एवं मगध क्षेत्र में पाल शासक। कन्नौज को लेकर इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। प्रारंभ में कन्नौज का युद्ध पाल शासक और प्रतिहार शासकों के मध्य शुरू हुआ, जिसमें गुजरात के प्रतिहार शासक कन्नौज पर विजय स्थापित किया। परंतु राष्ट्रकूट शासक जो दक्षिण में स्थित थे, इनका उत्तर विस्तार के दौरान कन्नौज पर आक्रमण किया और जो प्रतिहार शासक का शासन कन्नौज पर स्थापित था, उसे इसने खत्म किया और अपना शासन यहाँ स्थापित कर लिया। विजय के उपरांत राष्ट्रकूट शासक पुनः दक्षिण लौट गए। इसी का फायदा उठाकर पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज को जीत लिया।
यह पाल शासक धर्मपाल था, जिसने कन्नौज पर विजय के उपरांत चक्रयुद्ध को यहाँ का शासक बनाया और यहाँ एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। परंतु पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विजित यह कन्नौज अस्थायी नहीं रहा। कुछ समय उपरांत पुनः प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर आक्रमण किया और अपना अंततः सफलता प्रतिहारों को ही प्राप्त हुआ और कन्नौज पर अपना शासन स्थापित किया। यही इन तीनों के मध्य हुए संघर्ष को कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अभी आपने देखा कि धर्मपाल कन्नौज विजय कर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया एवं वहां एक भव्य दरबार का आयोजन किया तथा इसी उपलक्ष्य पर अर्थात कन्नौज विजय के उपलक्ष्य पर ही उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। परंतु कन्नौज विजय अस्थायी नहीं हुआ था। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। धर्मपाल मुख्य रूप से बौद्ध धर्मावलंबी था। इसने बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा को राजकीय प्रश्रय दिया या राजकीय संरक्षण प्रदान किया। विक्रमशिला महाविहार का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। यह चित्र में देखें, यही है विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार भागलपुर के निकट स्थित है। यहाँ छात्र ब्रजयानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ के आचार्य थे ज्ञानपाल। यह विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, साथ ही साथ मगध यानी धर्मपाल के राजपुरोहित भी थे। विक्रमशिला के प्रबंधन हेतु धर्मपाल ने 200 गांव प्रदान किया था। इन गांवों से प्राप्त राजस्व के द्वारा ही इस विक्रमशिला महाविहार का संरक्षण किया जाता था, देखरेख किया जाता था तथा इसका प्रबंधन भी किया जाता था। धर्मपाल ने ही सोनपुर विहार का निर्माण करवाया था। इसी के काल में 2 प्रसिद्ध मूर्तिकार रहते थे, पहला धीमन और दूसरा बिटपाल थे। इनके द्वारा कुछ निर्मित मूर्ति को देख सकते हैं, जो बौद्ध का बनाया मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। तत्कालीन समय में धीमन और बिटपाल बहुत बड़े मूर्तिकार था। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के दौरान पाल समय के कला को आप विशेष अध्ययन कर उसे मेंस में लिखेंगे। धर्मपाल के समय में ही बोधगया के चतुर्मुखी महादेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। पुस्तक के अनुसार यह स्थान बोधगया बताया गया है, परंतु वास्तविक में यह गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर परिसर के पीछे चतुर्मुखी महादेव का मंदिर स्थित है। अगर आप कभी भी मंगला गौरी के भ्रमण के लिए आते हैं तो उसके पीछे आप चतुर्मुखी महादेव के मंदिर को भी देख सकते हैं। धर्मपाल के उपरांत मगध की गद्दी पर देवपाल आसीन हुआ। इसका शासनकाल 815 ईस्वी से प्रारंभ होकर 850 ईस्वी तक चला। देवपाल ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ, जिसका प्राचीन नाम उदंतपुर था, वहां से स्थानांतरित कर मुंगेर को बनाया। आप ये देख सकते हैं, बिहार शरीफ से स्थानांतरित कर इस क्षेत्र में, मुंगेर के क्षेत्र में इसने अपनी राजधानी स्थापित की। मुंगेर से ही एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे यह पता चलता है कि देवपाल ने दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर तक अपना आधिपत्य स्थापना कर ली थी। आप चित्र में देख सकते हैं, यह दक्षिण तक रामेश्वर तक देवपाल ने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया तथा देवपाल के काल में ही कामरूप एवं उड़ीसा पाल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। यह क्षेत्र उड़ीसा या कामरूप का क्षेत्र है, जो देवपाल के समय में ही पाल शासकों के अधीन हो गया था। इस प्रकार देवपाल ने पूर्वोत्तर भारत के ज्योतिष प्रयागपुर और उत्तर में नेपाल और पूर्व में समुद्री तट तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस प्रकार आपने देखा कि पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल, पूर्व में सागर तट पर उड़ीसा में अपना साम्राज्य को देवपाल ने स्थापित कर लिया। देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए
5 गांव अनुदान में दिया था। आप चित्र में देख सकते हैं, यह जो क्षेत्र है यह जावा है। इसे अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ ये क्षेत्र जावा है। यहीं के शासक था बलदेव पुत्र। इसने ही मगध के शासक देवपाल से यह अनुरोध किया था कि नालंदा महाविहार के देख रेख के लिए उसे 5 गांव प्रदान किया जाए, जिसे देवपाल ने प्रदान भी किया था। बलपुत्र देव वही जो जावा के शासक थे, इन्होंने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्मित करवाया था। देवपाल अफगान विद्वान अर्थात अफगानिस्तान में स्थित जलालाबाद के एक विद्वान वीर देव को नालंदा बुलाया और उन्होंने नालंदा महाविहार के अध्यक्ष के रूप में वीर देव को नियुक्त किया। दर्भपणि और केदार मिश्र 2 विद्वान थे जो देवपाल के दरबारी थे। देवपाल के दरबारी कवि थे ब्रजदत्त। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है लोकेश्वर शतक। देवपाल के मृत्यु के उपरांत पाल वंश का पतन आरंभ हो गया। मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अभी आपने देखा कि कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को कुछ समय के लिए कन्नौज पर विजय प्राप्त हो गया था, परंतु कुछ समय उपरांत गुजरात के प्रतिहार शासक पुनः कन्नौज पे आक्रमण किया और इसे जीत लिया। यह जीत के उपरांत वह पाल शासित क्षेत्रों पर भी विजय प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के इन क्षेत्रों पर अपना विजय स्थापित किया। देवपाल के समय में पाल वंश का जो विघटन शुरू हो गया था, उसे पुनः संरक्षित करने का श्रेय महिपाल को जाता है। महिपाल 988 ईस्वी में मगध की गद्दी पे बैठा और 1338 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने देवपाल के मृत्यु के उपरांत विघटित पाल वंश को पुनः संयोजित करने की कोशिश की। उसने समस्त बंगाल और मगध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो कि प्रतिहारों द्वारा विजित कर लिया गया था। महिपाल के उपरांत कई शासक हुए, परंतु वे सब अयोग्य साबित हुए। अब हम पाल वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। महिपाल के उपरांत न्यायपाल, विग्रहपाल द्वितीय, शूरपाल द्वितीय, रामपाल आदि पाल कालीन अयोग्य शासक हुए। गोपाल द्वितीय के शासन काल में विक्रमशिला महाविहार में अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि तैयार की गई थी, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। पांडुलिपि मुख्य रूप से आपको बता दूं कि प्राचीन समय में लेखन के लिए ताम्रपत्र या भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था। इसी ताम्रपत्र या भोजपत्र पर हाथों से लिखे जाने को पांडुलिपि कहा जाता है। और यह चित्र में आपको जो दिखाया गया है अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञा पारमिता, यह गोपाल द्वितीय के काल में लिखा गया था, जो आज भी संरक्षित है। पाल काल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, अर्थात प्रशासन में सबसे छोटे रूप में गांव होता था और यही कई गांव मिलकर फिर राज्य का निर्माण करता था। जब मगध पर पाल शासक रामपाल आसीन हुआ, उसी समय मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई। इन्हीं पालों से अलग होकर, स्वतंत्र होकर मिथिला में कर्नाट शासक ने अपनी वंश को स्थापित किया और इस प्रकार मगध पर पाल वंश का अंत हुआ और इस प्रकार मगध में पाल वंश शासन करते हुए अंततः उनकी सत्ता समाप्त हो गई। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि किस प्रकार पाल शासकों से स्वतंत्र होकर मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापना होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एडू से जुड़कर इससे पूर्व के सभी वीडियो एवं पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके लिए इससे पूर्व के बिहार के इतिहास का संपूर्ण वीडियो का प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ नीचे संबंधित अध्याय का MCQ का प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे आप अध्याय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।